आज मार्केट 3505 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1739 पॉइंट प्लस भी हुई थी एक वक्त में स्टार्ट में मार्केट, और तकरीबन 3900 पॉइंट माइनस मैक्सिमम गई है मार्केट। अच्छा, अगर बात की जाए, अगर मैं इसको पॉइंट्स के हिसाब से देखूं तो ये मेरा ख्याल है मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो एक दिन में गिरे हैं, और लेकिन परसेंटेज वाइज 4% से भी ऊपर मार्केट गिरी है, लेकिन आज 3.5% मार्केट गिरी है। तो मैं कल वीडियो नहीं बना सका, और कल मैंने वीडियो बनाई थी बट अपलोड नहीं हो सकी। मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पर थोड़ा एहतजाज की वजह से बिल्कुल नेटवर्क डाउन था। मैंने बना ली थी वीडियो, 2 दफ़ा मैंने ट्राई भी की बट अपलोड नहीं हो सकी। तो कल भी मैंने जो आप तक वीडियो नहीं पहुंच सकी उसमें भी मैंने यही कहा था कि मार्केट में पैनिक है। जुमे को भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट में पैनिक नज़र आया। जुमे को मुझे पहले फर्स्ट डे था जिसमें मुझे पैनिक मार्केट में नज़र आया था। कल भी मार्केट में पैनिक था और आज तो मार्केट थी पैनिक्ड। तो आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी, और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आप किसी चीज़ का लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहते हैं तो अच्छा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, 517 मिलियन 517 मिलियन का आज काम हुआ है मार्केट में। और MCB, बैंक अल हबीब, HBL और हबीब मेट्रोपॉलिटन, कुछ बैंकिंग सेक्टर जो है, कमर्शियल बैंक्स, 5-6 कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्लस में रहे हैं, कुछ माइनस में भी रहे हैं। मिला जुला जो रुझान रहा है कमर्शियल बैंक्स में, बट कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है मुझे। जुमे को हमारी अलर्ट स्कैंडल बनी थी, वो अभी तक चल रही हैं और उनके स्टॉप लॉसेस बेट नहीं हुए बल्कि उल्टा प्रॉफिट में चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको अभी हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो अगर हम आज को देखें, आज का सेशन देखें तो यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हुआ और यह पूरा सेशन है। शुरू में मार्केट ठीक चल रही थी, 1.5-2 घंटे मार्केट बहुत अच्छी चली, और उसके बाद वो मार्केट ने ऐसा गिरना शुरू हुई तो मार्केट आखिर तक गिरती रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इतनी जो मार्केट गिरी आज, तो एक चीज़ जो आपने काम की नोट करनी है वो ये है कि आपने इसको अपॉर्चुनिटी नहीं समझना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट इस तरह गिरती है। देखिए, मार्केट अब गिरने की 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो मार्केट वैसे ही ओवरबॉट चल रही है बहुत अरसे से, ड्यू थी, बार बार मैं आपको कह रहा था करेक्शन आ सकती है। और तो अब डबल यानी कि इसको समझ लें कि एक लगा है स्ट्रोक कि हालात की वजह से। दूसरी, एक तो मार्केट वैसे ही ओवरबॉट थी, और दूसरा हालात ऐसे बन गए एक दिन में कि लग रहा था कि अब हो सकता है कि हालात जो हैं वो काबू से बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से भी मार्केट जो है वो उसने डेप्थ में मतलब उसको प्रेशर आया मार्केट में। अब आपने क्या करना है, आपने देखें किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी नहीं समझना। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाना भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी अपॉर्चुनिटी है। देखें, कई ऐसा होता है कि जब आप मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप सेल कर देते हैं, कि आप अपॉर्चुनिटी समझ के सेल कर देते हैं। मार्केट वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऊपर, फिर काफ़ी अर्सा आप खाली हाथ बैठे रहते हैं। मार्केट बढ़ रही होती है, आप खाली हाथ बैठे होते हैं। इसी तरह मार्केट जब गिरती है तो आप अपॉर्चुनिटी समझ के अपनी बाइंग कर लेते हैं, और उसके बाद मार्केट और गिर जाती है तो फिर आप खामोश तमाशाई बने रहते हैं, और डिफरेंट उसमें जाकर मीडियम्स में जाकर तो जिस भी स्टॉक में आप फंसे होते हैं उसके बारे में आप उसका रिव्यू ले रहे होते हैं कि यार अब इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने बाइंग और सेलिंग अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक करनी है। TKT स्ट्रेटजी आपके पास है। देखें, जब मार्केट अच्छी चल रही थी फिर तो कोई इशू नहीं था, आप विदाउट एनी स्ट्रेटजी भी चल रहे थे, बट इस तरह की वोलेटाइल मार्केट के अंदर आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मार पड़ेगी आपको। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सबसे पहले हम 5 स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, या सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं आज। ठीक है, तो वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या हो सकता है। वो है जी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की मैं आज फर्स्ट बना रहा हूँ एपिसोड, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर को मैंने चूज़ किया है कि मैं आज इसको डिस्कस करूँगा। एक तो कम कंपनियाँ थी, मतलब मीडियोकर सा है, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इसके अंदर आप ये देखें PE रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो।
ये एक बेसिक समझ लें कि जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे होते हैं तो पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशो, सबसे पहले देखते हैं आप, ठीक है। इसका देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उस कंपनी की, लोग कहते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जो किताबों में लिखा है उन किताबों में ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन उससे मुझे भी बहुत सीखने को मिला है। बट जैसे किताबों में लिखा है एज इट इज़ आपने उनको एक्सेप्ट नहीं करना। मैं तो उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि ये ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, यानी कि जब भी आप पीई रेशो के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ से पता चलता है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इतना ही आसान हो फंडामेंटल एनालिसिस करना तो फिर तो हर बंदा फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट अ नंबर, और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले पीई रेशो तो आप देखा करें, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, जितनी पीई रेशो कम होगी, जितना कम होगा नंबर, ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आप फर्ज कर लें कुछ चीज़ें तो माइनस में चल रही हैं, उनको तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। जो प्लस में चल रही है, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें, सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो गंधारा ऑटोमोबाइल्स है। गंधारा ऑटोमोबाइल्स, इसकी 48.91 आ रही है पीई रेशो। पीई रेशो निकालना बहुत आसान है कि आप मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये ईपीएस को आप माइनस कर देते हैं प्राइस से, तो वो आपकी पीई रेशो आ जाता है। यानी कि दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये करेंगे तो आपका पीई रेशो आ जाएगा। अब देखें, इंडस मोटर का पीई रेशो है 9.14 और साजगार इंजीनियरिंग का है 5.14। अब किताब के मुताबिक, ठीक है, किताबों के मुताबिक तो ये साजगार ज़्यादा बेहतर है इंडस मोटर से। बट ये एक थ्योरी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स भी हो सकती है। इंडस मोटर अगर 9.14 पे है तो मेरे हिसाब से, मतलब क्यों है 9.14 पे, क्यों डबल है, यानी कि तकरीबन दोनों की अर्निंग सेम है, दोनों की अर्निंग सेम है, लेकिन प्राइस में दोनों की 100% का फ़र्क है। यानी कि साजगार से 100% से ज़्यादा इंडस मोटर की प्राइस है। देखें, अर्निंग सेम है और प्राइस जो है उसमें डबल से भी ज़्यादा फ़र्क है। तो क्यों फ़र्क है? तो जो इन्वेस्टर है, जो लेने वाला है, उसको इंडस मोटर में कुछ खास नज़र आ रहा है, उसका मोट है, उसके पास एक मार्केट में उसकी जगह बनी हुई है, जिसकी वजह से उसका पीई रेशो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप कहेंगे यार किताब के मुताबिक साजगार इंजीनियरिंग 5.14 पे, ये बहुत अच्छा है, इसको ले लेते हैं, और इंडस मोटर को नहीं लेते। ये कोई रिजेक्ट करने की रीज़न नहीं हो सकती, मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने किताबों को पढ़ना है, किताबों के रूल्स को पढ़ना है, बट जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस रूल को कितनी सख्ती से पकड़ना है या कितनी नरमी से पकड़ना है, ठीक है। तो ये 9.14, 5.14 है। साजगार की एटलस होंडा 7.95, ये अच्छा स्टॉक है। देखें, 7.95 एटलस होंडा, और होंडा एटलस कार का है 18.35। तो ये क्लियर कट यहाँ पर इस फिगर से नज़र आता है कि एच कार जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ठीक है। उसकी प्राइस और अर्निंग कम है, प्राइस उसकी ज़्यादा है। अब अगेन मैं ये कहूँगा कि क्यों ज़्यादा है, क्यों इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि अर्निंग कम होने के बावजूद उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो इस खोज को, असल में ये खोज लगाना असल फंडामेंटल एनालिसिस है। ये फिगर्स को अब आप पकड़ लें और फिगर्स के ऊपर बैठ के आप अपना फैसला कर लें, ये बहुत मैं कहता हूँ कि अजीबो-गरीब किस्म का एनालिसिस होगा। असल एनालिसिस ये होता है कि अगर किसी की पीई रेशो ज़्यादा है, उसका रीज़न फाइंड आउट करना कि यार ये इन्वेस्टर इसमें क्यों इंटरेस्टेड है। वो रीज़न जब आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए आसानी होगा। वैसे किसी का पीई रेशो कम है तो आप उसको अंधाधुंध उसमें बाइंग कर लेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि, हाँ मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप इसमें से स्टॉक को सिलेक्ट कर लें। जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्टॉक की आप सिलेक्शन करें, और उसके बाद हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके थ्रू आप इंटर हों, उसके थ्रू आप एग्जिट हों। वॉच लिस्ट जो आप बनाते हैं, जब वॉच लिस्ट बनाते हैं तो फिर आप देख लें कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में से आपने कितने स्टॉक्स में को आपने हिट लिस्ट पे रखना है, ठीक है।
अब उसमें अगर इंडस मोटर, अच्छा उसमें अगर इंडस मोटर फर्ज कर लें आप, इसलिए निकाल देते हैं, मतलब अगर देखें इंडस मोटर इसकी पीई रेशो जो है वो 10.9.14 है और साजगार की 5.14 है। तो एनालिसिस हमारा कहता है कि भाई हमने इंडस मोटर को बाय करना है, तो फिर आपने एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर तरजीह देनी है, ठीक है। फिर आपने फंडामेंटल एनालिसिस को तरजीह नहीं देनी, इसलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसके अंदर बाइंग हो रही है, प्राइस शो कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस अपनी प्राइस की जो प्राइस की डायरेक्शन है, यानी कि जो प्राइस का जो बिहेवियर है वो कुछ और बता रहा होता है और फंडामेंटल एनालिसिस कुछ और बता रहा होता है। तो यहाँ पर हम आके बिल्कुल मरी हुई कंपनीज को, जैसे अब हिनो पाक है बिल्कुल ही माइनस में है, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। तो जो कंपनीज प्रॉफिट में हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क इस तरह का हो सकता है कि आप उसमें चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई होगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है कि मेरी बात से वो इख्तलाफ भी करें, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होंगे, जब चीज़ों को काम कर रहे होंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ चीज़ें कुछ इसी तरह चल रही होती हैं, बिल्कुल एज़ पर बुक नहीं चल रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे अपलोड करने में मसला होता है, इसलिए मैंने आज अपनी तस्वीर इसमें नहीं डाली, तो वॉइस ओवर से ही मैंने कहा आज गुजारा करते हैं। बस कोशिश है कि आज ये भी चढ़ जाए, ये ना हो ये वीडियो चढ़े ही ना तो फिर मसला बन जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम HTL को डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने HTL को डिस्कस किया था, और HTL को देख लें कि कल की जो देखें, या ये सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट तो गिर गई है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपने अपॉर्चुनिटी नहीं समझना जब तक TKT के पॉइंट्स पूरे नहीं होते, यानी कि TKT के अंडर जब तक कोई स्टॉक नहीं आता, आपने बाय नहीं करना। कभी भी किसी चीज़ को भी अपॉर्चुनिटी नहीं समझना। अपनी स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप उसको छोड़कर बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आज भी आपके स्टॉप लॉसेज हिट नहीं हुए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो फिर इतनी वीडियोस देखना, इतनी एजुकेशन हासिल करना, मुझे नहीं लगता कि ये फिर कोई आपको कोई पैसों में फ़ायदा दे सकता है। वैसे सीख जाएंगे आप, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो फ़र्क होता है वो अगर ख़त्म नहीं कर सकेंगे आप, तो फिर मसला रहेगा। HTL को देख लें आप। HTL कल रिबाउंड हुआ था, ठीक है, कल रिबाउंड हुआ था, और 2 दिन की बड़ी मंदी के बाद रिबाउंड हुआ। तो यहां पर भी कुछ लोग गलती करते हैं कि इंटर हो जाते हैं कि यार उसने करेक्शन पूरी कर लिया, अभी ऊपर जाएगा। लेकिन हमारी TKT ने हमें इजाजत नहीं दी थी कि हम इसको अलर्ट कैंडल माने। आज अगर ये आज ऊपर जाता, अगर आज कुछ पॉजिटिव क्लोज होता, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल आज बन सकती थी, लेकिन मार्केट में मंदी थी और हम इसके अंदर अलर्ट कैंडल हमारी नहीं बनी। HTL के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओवरऑल तो ये अच्छा चल रहा है, बट अब थोड़ा थोड़ा मंदी की तरफ जा रहा है। फिर हम बात करते हैं पायनियर सीमेंट की। देखें TKT क्या करता है। TKT ने देखें यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, तो किसी भी मौके के ऊपर आपको इंटर नहीं करवाया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको किस तरह बचाती है, प्रॉफिट भी देती है। प्रॉफिट तो मैं बार बार हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट तो हमें नजर आ रहा है, बट जो होने वाला नुकसान होता है उससे भी आप बच जाते हैं। ये सबसे बड़ी इसके अंदर चीज़ है। देखिए पायनियर सीमेंट का चार्ट आपके सामने है कि TKT ने कैसे टॉप से आपको बचाया है, कि टॉप से जब नीचे जाता है, देखें आप कहाँ पे एंटर होते हैं, आप इस जगह पे एंटर हो जाते हैं वापस। हो सकता है कि आप कहते हैं नहीं यार इसने करेक्शन पूरी कर ली है, अब हम इसको बाय कर लेते हैं। इस जगह पे आप अक्सर धोखा खा जाते हैं, अक्सर क्लाइंट जो है यहाँ पर धोखा खाते हैं, ठीक है। तो TKT आपको बचा लेती है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने स्ट्रेटजी को आजकल देखें, आजकल मार्केट वोलेटाइल है, अब TKT को अप्लाई करने का टाइम आया है, अब आया है। पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि अब आपने किसी भी तौर पर TKT के अलावा आपने काम नहीं करना फिलहाल। ठीक हो गया। अब आगे हमारा जो चार्ट है, अगला चार्ट है हमारे पास ASL। एक क्लाइंट है जी, आयशा स्टील है, ये भी एक समझने की बात है। क्लाइंट है, उन्होंने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जी मैंने 8 रुपये 70 पैसे में बाई किया हुआ, इसका हाई लगाया इस रैली में 8 रुपये 95 पैसे। वो कहते हैं, और आज क्लोज हुआ है 7 रुपये 36 पैसे। वो कहते हैं जी 8 रुपये 70 पैसे में मैंने ASL लिया हुआ, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मेरे उन इन्वेस्टर से, सब्सक्राइबर से, मेरे भाई से मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं, भाई 8 रुपये 70 पैसे में आपने बाई क्यों किया?
किस स्ट्रेटजी के तहत किया, किस रीज़न के तहत आपने, क्या रीज़न थी आपके पास आपने बाय किया। तो जब आप विदाउट रीज़न इस तरह जब बाय कर लेते हैं तो मेरे पास आएँ या दुनिया के किसी भी एनालिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। मास वाई को आपको कहेगा जी आप वेट करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये आप ये कर सकते हैं कि अब उस भाई के लिए मेरा मशवरा ये है कि अब इंतज़ार करें, कोई इशू नहीं। अब आप तो अब निकल तो सकते नहीं, अब आपने इंतज़ार करना है ऐसे स्टॉक के अंदर, आपने इसको एवरेज नहीं करना। ये स्टॉक जब दोबारा अलर्ट कैंडल बनाए, आपने दोबारा एंटर होना है, वही आपकी एवरेज होगी, ठीक है। और 20 से 25-30% प्रॉफिट लेके अपनी एवरेज को बेहतर करें, निकल जाएं दोबारा। मतलब जो आपने फ्रेश बाइंग होगी वो आप 20-25% प्रॉफिट लेके निकल जाएं, आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। दोबारा अलर्ट कैंडल बनाए, दोबारा एंटर हो जाएं, और अगर वो आपकी उस प्राइस पे जाता है पुराना स्टॉक जो है, फिर वहाँ पे आप उसको निकाल दें। ठीक हो गया जी। अगला स्टॉक है जी हेलियन। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो डेली कमेंट करते हैं कि भाई हेलियन को आप डिस्कस नहीं करते। हेलियन को डिस्कस क्यों करेंगे भाई, हेलियन इतना अच्छा स्टॉक है, और हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा पूरी दुनिया के अंदर अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है। उन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस किया जाता है जिनमें मैनिपुलेशन होती है, जिनमें काम हो रहा होता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं। अच्छे स्टॉक्स को, इस तरह का स्टॉक आप देखें कि क्या स्टॉक है, कितना खूबसूरत इसकी चाल है। और वो भाई हेलियन काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे हेलियन को डिस्कस करें, हेलियन को डिस्कस करें। हेलियन है किसके पास? हमारी भी थोड़ा सा होता ये है कि हम मेरी भी और बाकी भी जो मेरा ख्याल है यूट्यूबर्स हैं, उनकी यही कोशिश होती है उन स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए जो ज़्यादा लोगों के पास हैं। जब ज़्यादा लोगों के पास होंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मसला होता है कि हेलियन को ना डिस्कस करने का मतलब सिर्फ यही है, इसी के लोगों के पास है नहीं। मेरे पास पूरी लिस्ट होती है कौन सा स्टॉक कितने लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मुझे पता होता है। बट इसी वजह, उसी लिस्ट की वजह से ही मैं उसको डिस्कस भी कर रहा होता हूँ। तो हेलियन तो बहुत कम चीज़ा लोगों के पास पड़ा होता है, तो इसलिए हेलियन को डिस्कस करना। अभी हेलियन बहुत अच्छा स्टॉक है, 3 दिनों से गिर रहा है जी, और अभी ये 60 के RSI के ऊपर आया है, और अब अगर ये अलर्ट कैंडल बनाता है तो फिर आप उसको बाय कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जी आज की हमारी वीडियो, अज़ानें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। काफ़ी लंबी होगी वीडियो आज, तो आज थोड़ा सा बस थोड़ा इशू चल रहा है। मैं भी बस अपने स्टेशन पे नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टेशन पर पहुंचकर आपको अच्छी वीडियोस बनाएंगे, और फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ भी जाएंगे, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।